हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 1 अगस्त के हमारे सभी करंट अफेयर को। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट आराम से नोट कीजिए, आराम से सुनिए, पूरे सेशन को आराम से देखिएगा रिलैक्स होकर। एक एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप ले लीजिए। जिस भी डे की डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं हमारे आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। देखें, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में किस राज्य ने घोषित किया है? तो एम एस स्वामीनाथन नाम सुना है इनका? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। 1966 के बाद भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, जहां पर भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। स्पेशली गेहूं की फसलों की पैदावार में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी हरित क्रांति के माध्यम से। तो एम एस स्वामीनाथन भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। इनकी जयंती है 7 अगस्त को। अब 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में महाराष्ट्र राज्य ने अपने यहां पर घोषित किया है, क्योंकि इस दिन एम एस स्वामीनाथन की जयंती है। डन हो जाता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है कि एम एस स्वामीनाथन की जयंती को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाया जाएगा। 7 अगस्त 1925 में एम एस स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। बेसिकली ये बिलोंग करते हैं भारत के तमिलनाडु राज्य से, तमिलनाडु के रहने वाले थे। बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और इसके अलावा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के रूप में भी एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। काफी सारे अवार्ड एम एस स्वामीनाथन ने अपने नाम किए, बहुत लंबी लिस्ट है इनके अवार्ड की। अगर हम नजर डालते हैं तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि तीनों पद्म अवार्ड भी मिल चुका है एम एस स्वामीनाथन को और भारत रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। सीक्वेंस वाइज देखते हैं। सबसे पहली बार इनको जो पद्मश्री दिया गया था वो 1967 में दिया गया। इसके बाद सेकेंड जो हाईएस्ट पद्म अवार्ड है, पद्म भूषण, ये दिया गया एम एस स्वामीनाथन को 1972 में। फिर पद्म विभूषण दिया गया 1989 में। तो ये हो गए तीनों पद्म अवार्ड। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2024 में। तो चारों इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है वो मैंने आपको बता दिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि इंटरनेशनली दिया जाता है 1971 में, इनको दिया जा चुका है। और इंडिया से पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी 1987 में एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। तो काफी सारे अवार्ड है, याद रखिएगा, पॉज करके पढ़ लेना, पूछा जाता है। अच्छा, तो एम एस स्वामीनाथन के जन्म दिवस के रूप में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे किसने घोषित किया है? तो ये हो जाता है हमारा महाराष्ट्र राज्य सतत कृषि दिवस के रूप में। यह एम एस स्वामीनाथन की जयंती को मनाएगा 7 अगस्त को। सेकेंड क्वेश्चन, एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एआई इंपैक्ट समिट 2026 आयोजित की जाने वाली है इंडिया में। होस्ट करेगा इंडिया, मेजबानी करेगा इंडिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली में यह समिट आयोजित की जाएगी फरवरी 2026 में। उद्देश्य क्या है समिट का? एआई के सेफ यूज को बढ़ावा देना। अब आप बोलोगे अगर सेफ यूज को बढ़ावा देना है तो इसकी एआई से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, हानि क्या क्या हो सकती है? तो कुछ समय पहले आपने देखा होगा मीडिया में डीप फेक काफी चला था, है ना? जो इंडियन एक्ट्रेसेस है उनको लेकर डीप फेक काफी सुर्खियों में रहा था। तो ऐसी काफी सारी छेड़छाड़ है जो एआई के माध्यम से की जा सकती है। किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी एआई के माध्यम से डैमेज की जा सकती है ना? काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारियां एआई के माध्यम से कोई मिसयूज कर सकता है। तो इस तरीके से काफी सारे मिसयूज देखने को मिलते हैं एआई के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर चीज के अगर प्रॉफिट होते हैं तो बहुत सारे लॉसेस भी हैं। तो उसी तरीके से एआई भी एक ऐसा टूल है जो कि काफी जगह पर बहुत मददगार भी है, लेकिन इससे काफी सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं हमें समाज में, सोसाइटी में। तो समिट का उद्देश्य यह था कि भाई दुनिया में एआई को सेफली यूज को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और इसके मिस यूज को कैसे रोका जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया जाएगा
2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आपको पता है एक्चुअल में ये जो समिट आयोजित की जाएगी ना, ये एआई पर इंटरनेशनल समिट्स सीरीज की चौथी समिट है। इसके पहले 3 समिट आयोजित की जा चुकी है एआई के सेफ यूज को लेकर। तो इंटरनेशनल समिट्स की एक सीरीज का ये चौथी समिट है जो कि इंडिया में आयोजित की जाएगी। और चौथी समिट है तो 3 समिट कब कब कहां कहां आयोजित की गई? तो 3 समिट में पहली एआई सेफ्टी समिट थी जिसका आयोजन किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 2023 में। फिर एआई सियोल समिट थी जो कि साउथ कोरिया के सियोल में आयोजित की गई थी 2024 में। और फिर एआई एक्शन समिट का इस साल आयोजन किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ भारत के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने होस्ट किया था, दोनों ने मिलकर इस समिट को, जो कि फ्रांस में आयोजित की गई थी एआई एक्शन समिट फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, यह हुई थी 10 से 11 फरवरी 2025। तो ये तीसरी समिट थी एआई एक्शन समिट जो इंडिया में आयोजित की जाएगी इसी सीरीज की चौथी समिट एआई इम्पैक्ट समिट के नाम से 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया? तो वर्ल्ड का एक ऐसा देश जिसने ये डिसीजन लिया है कि 16 साल से कम उम्र के जो उनके यहाँ पर सिटीजन हैं, जो बच्चे हैं, वो यूट्यूब को भी यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर यूट्यूब पर अकाउंट बनाना या यूट्यूब को क्रिएटिव लिबर्टी के लिए यूज करना वो एक अलग चीज है। और यहाँ पर तो देखने पर भी बाउंडेशन लगाया गया है कि भाई वो बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के, बिना अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के बिना यूट्यूब को देख भी नहीं सकते। तो ये प्रतिबंध लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब पर किसी भी प्रकार का ना तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ना ही कंटेंट बना सकते। तो यूट्यूब को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया है। ये देश हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। वैसे ऑस्ट्रेलिया समय समय पर इसे डिसीजन लेता रहता है, आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स है ना, जो कि ट्विटर का नया फॉर्म है, इन सबको भी अपने यहाँ पर बैन किया। मतलब एक क्राइटेरिया, एक एज का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है कि इसके नीचे के बच्चे यूज नहीं कर सकते। अब इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया ने जोड़ दिया है यूट्यूब को कि अब यूट्यूब भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना तो अकाउंट बना पाएंगे। इसका कारण भी है यूट्यूब पे जो एक एडल्ट कंटेंट होता है उसकी पहुंच तक बच्चों को रोकना। इसके अलावा काफी वॉयलेंट कंटेंट यूट्यूब पर हमको देखने को मिलता है। हालांकि गाइडलाइंस होती है, लेकिन जितना भी देखने को मिलता है उस तक भी जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी पहुंच को रोकना। यह उद्देश्य है यूट्यूब को 16 साल तक के कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया जाना। इन शॉर्ट हार्मफुल जो हार्मफुल कंटेंट है उनसे बच्चों को बचाना। ठीक है, ये सभी एप्स जो हैं 10 दिसंबर से लागू कर दिए जाएंगे। यूट्यूब भी 10 दिसंबर से बैन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है ना। कैनबरा इसकी कैपिटल है और एंटोनी एल्बनिस वर्तमान में इसके पीएम के पद पर हैं। आगे चलते हैं। टाइफून कोमे ने किस देश को प्रभावित किया? टाइफून का नाम है कोमे। इसने प्रभावित किया है, ये टाइफून देखने को मिला है हमें पैसिफिक ओशन में, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर इस टाइफून का हमने अभी रिकॉर्ड किया है, टाइफून देखने को मिला है। और इसने प्रभावित किया है चाइना को। किसको? चाइना को। चाइना के अलावा दक्षिण चीन सागर में, है ना, जो पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न एरिया है, वहां पर हमें जापान, फिलीपींस और चाइना, इन देशों को प्रभावित किया है टाइफून कोमे ने। वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये टाइफून आया था। देखिए, साइक्लोन या टाइफून की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली साइक्लोन जिसे हम चक्रवात भी बोल देते हैं इन शॉर्ट में, एक एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी है। ये वो कंडीशन है जब क्या होता है कि समुद्र के किसी एरिया में लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर के एरिया में जो हाई प्रेशर एरिया से हवाएं चलती है वो उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए आगे बढ़ती है और ये राउंड राउंड घूमने लगती है। इससे तूफानों का निर्माण होता है। इन तूफानों को अलग अलग जगह पर साइक्लोन, टाइफून और अलग अलग नामों से जाना जाता है।
ठीक है। अब देखिए, अगर हम कोमे की तो हमने बात कर ली कि ये हमको कहाँ देखने को मिला, तो ये पश्चिमी पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला है। चाइना, जापान, फिलीपींस ये देश प्रभावित हुए हैं। चाइना में काफी लैंडफॉल भी हमको देखने को मिला है इस टाइफून के कारण रिसेंटली। कुछ जो अलग अलग रीजन में टाइफून या साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है उसको देखिए। कैरेबियन सागर में जो साइक्लोन आते हैं उन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन सी जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो मध्य का एरिया है वहां पर, तो कैरेबियन सी में हरिकेन कहा जाता है, चाइना सी में से टाइफून कहा जाता है, इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, जापान में टाइफू इसे कहा जाता है, और अगर हम नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो इसे विली विलीस के नाम से जाना जाता है, और यूएसए में इसे टॉर्नेडो के नाम से पुकारा जाता है। अभी जो रिसेंटली कुछ समय में लास्ट ईयर या इस साल जो फेमस हमें साइक्लोन देखने को मिले, इनमें साइक्लोन रेमल ये आया था बंगाल की खाड़ी में। इसने भारत में वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया था और बांग्लादेश को प्रभावित। एक साइक्लोन आसना है जो कि अरेबियन सी में देखने को मिला था, भारत में गुजरात को इसने प्रभावित किया था वेस्टर्न एरिया में। साइक्लोन दाना आया था, ये आया था बे ऑफ बंगाल में, इसने ओडिशा राज्य को प्रभावित किया था। साइक्लोन फैंगल भी हमको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला और इसने तमिलनाडु राज्य को इंडिया में प्रभावित किया था। साइक्लोन डेलिया की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में आया था, ऑस्ट्रेलिया इससे प्रभावित हुआ था। और साइक्लोन गेरेंस की बात करें तो ये इंडियन ओशियन में देखने को मिला, और इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है जिसका नाम है ला रियूनियन आइलैंड, इसको प्रभावित किया था साइक्लोन गेरेंस। तो ये 2025 के मेनली, और 2024 में भी कुछ हमें साइक्लोन देखने को मिले जिनको यहाँ पर मैंने आपको बताया है। कहाँ पर आए और किन किन क्षेत्रों को, रीजन को प्रभावित किया ये देख लेना। तब तक मैं आपको बता देता हूँ ऑफर ऑफ द डे। आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए आप ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। ई बुक है आप सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश में। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये तीनों आपका इस ई बुक में कवर हो जाएगा। लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए आपको ये एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला। इसके अलावा आपको जो PYQs हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी आपको आपके इसी कंप्लीट पैकेज में मिल जाएंगे एनटीपीसी के। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। कोई भी अडल आता है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाए। तो स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। ई बुक है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज। चलिए, सेतुबंध विद्वान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सेतुबंध स्कॉलर स्कीम या विद्वान योजना, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस स्कीम को शुरू किया सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। उद्देश्य क्या है? भारत में ऐसे जो स्टूडेंट है ना जो कि गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, ऐसे जितने भी स्टूडेंट है उन्हें आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में रिसर्च का मौका मिले, उन्हें वहां से फॉर्मल डिग्री मिल जाए उनकी रिसर्च की। यह उद्देश्य है सेतु बंधन स्कॉलर स्कीम का। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है सेतु बंध विद्वान योजना। डन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे शुरू किया है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 5 साल गुरुकुल में पढ़ाई की है और जिनकी एज 32 ईयर से कम है, उनको यहां पर शामिल किया जाएगा, उन स्टूडेंट को चुना जाएगा ताकि वो आईआईटी जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर रिसर्च का काम कर सके, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी लेवल की रिसर्च कर सके। हर साल उनके रिसर्च को या जो उनकी थीसिस है उसको एनालिसिस किया जाएगा, और अगर उनका एनालिसिस या थीसिस पावरफुल रहती है तो लास्ट में उनको डिग्री भी दी जाएगी आईआईटी या ऐसे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। ओके, इसमें रिसर्च कर रहे स्टूडेंट को आर्थिक सहायता भी दी जाने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है तो 40,000 रुपए मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी रिसर्च के लिए, और 1 लाख रुपए का पे दिया जाएगा हर साल आकस्मिकता के समय अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती। पीएचडी कैंडिडेट जो होंगे उनको 1 साल के लिए 65,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाएगी।
दूसरे साल में 70,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाएगी और तीसरे साल में 75,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो 2 लाख रुपए पर ईयर इनको दिए जाए। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के 18 सब्जेक्ट में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। कौन कौन से सब्जेक्ट? तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योतिष शास्त्र या फिर जो अन्वेषिकी विद्या है या अन्वेषण जिसे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग जैसा। तो इसमें रिसर्च के लिए इन स्टूडेंट को जो कि गुरुकुल के 32 साल से कम उम्र के और 5 साल गुरुकुल में पढ़े हैं, इस स्टूडेंट को चुना जाएगा पर्टिकुलर इस स्कीम के लिए, जिसका नाम है सेतुबंध स्कॉलर स्कीम। इससे होगा क्या? होगा ये कि भारत में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा मिले, योगा है ना, आयुर्वेदा और ऐसे जो भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। गुरुकुल स्टूडेंट को फॉर्मल हायर एजुकेशन प्रदान की जाए। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में लॉन्च किया। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? इंडिया का पहला फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश राज्य। एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जो उत्तर प्रदेश राज्य में से शुरू किया गया यूपी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। सेंट्रल की जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसके द्वारा भी इसे अप्रूवल दिया जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी से लॉन्च किया गया है यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। 2025-26 का जो बजट था अभी जो इस साल आया था उसमें 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए। तो यूपी ने इसे शुरू किया, भारत का पहला ऐसा प्रोग्राम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने। इसमें होगा क्या? एआई मॉडल का यूज किया जाएगा रोड सेफ्टी के लिए। सर्विलेंस कैमरास लगाए जाएंगे, ठीक है ना, ड्रोन्स का यूज किया जाएगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक्सीडेंट जितने भी होते हैं किसी सड़क पर उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जितने भी वहां पर वाहन चालक रोज गुजरते हैं ऑन एवरेज उनका डेटा रखा जाएगा, हिस्ट्री देखी जाएगी, ट्रैफिक या इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा वेदर की कंडीशन की भी जानकारी दी जाएगी कि किस वेदर में ट्रैफिक ज्यादा रहता है, किस में कम रहता है। और इस आधार पर यह देखा जाएगा कि कौन से एक्सीडेंट जोन पर्टिकुलर सड़क पर देखने को मिल रहे हैं। अगर वो एक्सीडेंट जोन है तो कारण क्या है एक्सीडेंट होने का, कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, एक्सीडेंट होने से कैसे बचाया जा सकता है, और पुलिस को भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलने के लिए एआई पर आधारित या एआई मॉडल का यूज करके एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। गौरी महोत्सव भील समुदाय द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक महोत्सव है, एक फेस्टिवल के रूप में आयोजित किया जाता है गौरी फेस्टिवल। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही रक्षाबंधन खत्म होता है तो रक्षाबंधन के बाद से या इसके आसपास शुरू होता है और ऑलमोस्ट 40 दिन तक चलता है गौरी महोत्सव। ये मनाया जाता है राजस्थान राज्य में। राजस्थान का जो मेवाड़ रीजन है ना, दक्षिणी राजस्थान जिसको हम बोल सकते हैं, तो मेवाड़ रीजन में वहां की जो भील कम्युनिटी है उनके द्वारा गौरी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। काफी सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है गौरी फेस्टिवल से। गौरी लोक नृत्य भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस राज्य का लोक नृत्य, तो गौरी लोक नृत्य देखने को मिलता है राजस्थान का। और ये भील कम्युनिटी जो राजस्थान की है, हालांकि अलग अलग जगह पर भी आयोजित किया जाता है लेकिन स्पेसिफिक राजस्थान की जो भील जनजाति, भील कम्युनिटी, वो आयोजित करती है गौरी फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, जो भीलों की टोली गांव को छोड़ती है ना, तो जब तक 40 दिन ये अपने गांव वापस नहीं जाते। काफी सारी मान्यता है, नमक का सेवन नहीं करते। और फिर एक लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, गौरी लोक नृत्य। नॉर्मली ये जो लोक नृत्य होता है इसमें जो गायन होता है, जो नाटक की प्रस्तुति दी जाती है, वो माता पार्वती और भगवान शिव से संबंधित है। उनकी स्टोरी को डांस और ड्रामा की मदद से दिखाया जाता है गौरी महोत्सव। ठीक है, जुलाई से सितंबर में नॉर्मली इसका आयोजन किया जाता है, श्रावण मास और भाद्रपद के माह में, भाद्र
श्रावण और भादो इन महीने में इसका आयोजन किया जाता है राजस्थान के मेवाड़ रीजन भील कम्युनिटी के द्वारा। 800 साल पुरानी परंपरा है, आज भी ये लगातार चल रही है। चर्चा में रहा क्ल्यूचेत्स्काय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। क्ल्यूचेत्स्काय वोल्केनो की बात करें तो ये हमको देखने को मिलेगा रशिया में। रशिया में जो कमचटका पेनिनसुला है लगातार सुर्खियों में, कारण आप सभी को पता है। यहाँ पर अभी अब भूकंप आया था 8.8 मैग्नीट्यूड का, उसके बाद सुनामी भी आई है जापान के काफी सारे रीजन में, उत्तरी क्षेत्रों में, रशिया के कमचटका पेनिनसुला पर, है ना, और हवाई द्वीप और काफी सारे देशों के लिए थ्रेट है, क्योंकि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर में कमचटका पेनिनसुला है और यहीं पर हमें 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को मिला था। अभी हुआ यह है कि भूकंप के बाद यहां पर कमचटका पेनिनसुला पे एक वॉल्केनो है, इसका नाम है क्ल्यूचेत्स्काय वॉल्केनो। ठीक है, तो इस वॉल्केनो में अभी विस्फोट देखने को मिला, उद्गार देखने को मिला कमचटका पेनिनसुला पर। एक्चुअल में ये पूरी जो एक वॉल्केनो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये वॉल्केनो एक पूरे ग्रुप ऑफ वॉल्केनो में शामिल है जिसका नाम है वॉल्केनोस ऑफ कमचटका। कमचटका प्रायद्वीप पर काफी सारे वॉल्केनो, उनमें से एक है ये वाला वॉल्केनो जिसमें हाल ही में विस्फोट देखने को मिला, एक एक्टिव वॉल्केनो और यूरेशिया का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है आज तक, कमचटका पेनिनसुला। नाम क्या है? नाम है क्ल्यूचेत्स्काय, क्ल्यूचेत्स्काय वॉल्केनो, है ना। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है क्या? वॉल्केनोस ऑफ कमचटका। इसको समझ लो, देखो वॉल्केनोस ऑफ कमचटका की अगर हम बात करते हैं तो जो कमचटका पेनिनसुला है उस पे काफी सारे वॉल्केनो, यहाँ पर 160 वॉल्केनो देखने को मिलते हैं और इन 160 वॉल्केनो में से 29 एक्टिव वॉल्केनो, और इन 29 एक्टिव वॉल्केनो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका। ठीक है, फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करने वाली न्यूयॉर्क घोषणा या न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इजराइल और फिलिस्तीन 2023 में वॉर मोड पे इजराइल ने लगभग गाजा को खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जो ह्यूमैनिटी के आधार पर इजराइल और फिलिस्तीनी का जो वॉर है उसको खत्म किया जा सके, इसके लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो हेडक्वार्टर है ना न्यूयॉर्क में, यहां पर एक कॉन्फ्रेंस का हाल ही में आयोजन किया गया 28 से 30 जुलाई तक। कहां पर? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। और यहां पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है सदस्य देशों के द्वारा। ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको होस्ट किया था फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने मिलकर, को होस्ट थे दोनों ही। यहां पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इजराइल और फिलिस्तीन इशू को कैसे खत्म किया जा सकता, इसके लिए प्लान बनाने की बात की गई। सबसे पहली चीज इस कॉन्फ्रेंस में या डिक्लेरेशन में 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने अटैक किया था इजराइल में, जहां से युद्ध की शुरुआत हुई है ना, सबसे पहला जो अटैक हुआ था इस युद्ध को शुरू करने में वो हमास का अटैक था, जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है। तो हमास ने अटैक किया था, उसके बाद दोनों देशों में वॉर शुरू होती है फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में। तो सबसे पहली चीज तो हमास का जो अटैक था इजराइल पर, उस अटैक की निंदा की गई है इस डिक्लेरेशन में। और यहां पर एक प्लान बनाया गया है जो 2 स्टेट प्लान है कि भाई इमीडिएट इजराइल और फिलिस्तीन अपनी वॉर को खत्म करे, सीज फायर को लागू करे। 2 स्टेट प्लान को रखा जा रहा है ताकि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को देश के रूप में मान्यता दी जा सके। फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाया जाएगा और गाजा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रहेगा जब तक यहां पर कंडीशन सही नहीं हो। तो इस तरीके से न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को अपनाए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करता है, आपको पता है इसके बारे में। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना की गई थी, न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर है और इसके जो वर्तमान मेंबर देखने को मिलते हैं 193 कंट्रीज मेंबर है यूनाइटेड नेशन की। जो अगर हम यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो 51 देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन की स्थापना की। लास्ट क्वेश्चन,
टीएन मनोहरन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? टीएन मनोहरन, इनका संबंध है फाइनेंस से, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं टीएन मनोहरन, इनका हाल ही में निधन हो गया 69 वर्ष की आयु में। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में भी इन्होंने काम किया। भारत के तमिलनाडु राज्य से आते हैं, आईडीबीआई के चेयरमैन के रूप में इन्होंने काम किया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके, केनरा बैंक के पूर्व नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी उपलब्धियों के कारण 2010 में टीएन मनोहरन को पद्मश्री से सम्मानित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस क्षेत्र से संबंधित 69 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो। ठीक है, तो यहां पर हमारे 1 अगस्त के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। एग्जाम बूस्टर हम कल कवर करेंगे, आज हम चलते हैं हमारे रिवीजन पर। चर्चा में रहा सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां स्थित? सुंदरबन टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। हाल ही में रूस में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी का कारण किन दो प्लेटों का आपस में टकराना है? तो ये है पैसिफिक प्लेट और ओखोटस्क प्लेट। द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। जिलोंग संधि 2025 किन दो देशों के बीच साइन की गई? जिलोंग संधि को साइन करने का श्रेय दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास कहां आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया सिक्किम में। भारत की पहली निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया भारत की पहली निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश राज्य में। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक को लिखा है दिनेश कुमार गुप्ता ने। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे टिम बर्नर्स ली। और आखिरी क्वेश्चन था, मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित? तो ये इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से संबंधित व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन। ये सारे कल के करंट अफेयर रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता? तो आर्टिकल 19A जो कि फंडामेंटल राइट में है, ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता। रेडियो धर्मिता की खोज का या रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय दिया जाता है हेनरी बैकरेल को। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1975। ये सारे करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर कल के सेशन के हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? और भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत हाईकोर्ट रिट जारी कर सकते? 3 क्वेश्चन पॉज करके आराम से पढ़ लो, है ना, और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। कल हम कमेंट को इंक्लूड करेंगे, आज हमने कमेंट इंक्लूड नहीं किए हैं, और एग्जाम बूस्टर भी हम कल इंक्लूड। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।